मेरा नाम सुमन है। इस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। मैं अपनी 16 साल की बेटी को अपने साथ लेकर टैक्सी से जा रही थी। जब मैं अपने नियत स्थान पर पहुंची तो मैंने टैक्सी से उतरकर पैसे दिए और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाने लगी, क्योंकि सामने ही अस्पताल बना हुआ था। मुझे इन दिनों अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी के पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। ये दर्द कैसा था, किस चीज़ का था, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड बताया था। और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास आई थी। अभी तक तो मैं अपनी बेटी को पेट दर्द की दवाई देकर सुला देती थी, लेकिन आज उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा था, जिसके कारण मेरी बेटी तड़प तड़प कर रो रही थी। मैंने कई दिन पहले से ही अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ दिखा दिया था, क्योंकि एक वही तो मेरा इकलौता सहारा थी। उसे जरा सी भी कोई तकलीफ हो जाती थी तो मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर भागती थी। हर रात मेरी बेटी के पेट में अब दर्द होता रहता था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए लेकर जा रही थी, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। ये डॉक्टर बहुत अच्छी थी और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। ये अस्पताल मेरे घर के पास में बना हुआ था। बाकी के अस्पताल और क्लिनिक मेरे घर से काफ़ी दूर थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। गर्मी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को डॉक्टर रंजना के पास लेकर आई थी। जब मैं अपनी बेटी को हाथ पकड़कर उस डॉक्टर के क्लिनिक में लेकर अंदर दाखिल हुई, तो वहाँ पर बैठी हुई सारी औरतों ने मुझे बड़ी ही अजीब अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। मैं अपनी बेटी का नंबर लगवा कर खामोशी से बैठ गई थी। मेरी बेटी को अभी भी दर्द हो रहा था और वो दर्द से कराह रही थी। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरतें मुझे इतना अजीब नज़रों से क्यों देख रही हैं। फिर एक औरत जो मेरे ठीक बराबर में बैठी हुई थी, उसने मुझसे धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया और उसने बातों ही बातों में एक ऐसी बात कही जिससे मेरे तन बदन में आग ही लग गई थी। मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकती थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इस औरत से कहीं अलग बैठ जाऊं, पर क्या करूं, इस औरत से मैं यहाँ पर लड़ भी तो नहीं सकती थी। उस औरत ने मुझसे कहा था कि बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेकर आई हो, कहीं तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था। मैंने उससे कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आपके पास कोई बेटी नहीं है जो आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बात सुनकर उस औरत ने कहा कि जब अपनी जवान बेटी को तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आओगी तो तुम्हें तो लोग घूर घूर कर देखेंगे ही, और तुम्हें इस तरह की बातें भी सुनने को मिलेंगी। उस औरत की बातों से मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने सोचा कि दुनिया में किस तरह के घटिया लोग मौजूद हैं, जिन्हें सामने वाले की फीलिंग्स और जज्बातों की कोई फिक्र ही नहीं होती, और जो मुंह में आता है वो बिना सोचे समझे ही बोल देती हैं। मैंने उस औरत से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा नंबर आ गया था। मुझे पता नहीं था कि क्या हो गया था। मैं अंदर जाने की बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर ले आई थी, क्योंकि मुझे इस औरत की बातें और वहां पर बैठे हुए लोगों की नज़रें परेशानी में डाल रही थीं। दूसरी तरफ मेरी बेटी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मैं अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई थी। उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ रही थी। वो दर्द से बुरी तरह से रो रही थी और तड़प रही थी, और उसका दर्द किसी भी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूर होकर मैं फिर से अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर रंजना के क्लिनिक पर चली गई। डॉक्टर रंजना ने मेरी बेटी का चेकअप किया और अल्ट्रासाउंड लिख दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चल सकेगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब मैं अपनी बेटी की रिपोर्ट डॉक्टर रंजना को दिखाने गई, तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया था उसे सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था, और मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी ये दुनिया छोड़ दूं, क्योंकि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर रंजना ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी के पेट में
मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर रंजना से कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो बहुत मासूम है। वो ना तो बोल सकती है और ना ही उसे सुनाई देता है। ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं तो 24 घंटे ही अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ। डॉक्टर रंजना ने सवाल किया कि आपने कोई लापरवाही ज़रूर बरती होगी। मैं अपनी बेटी की तरफ से कभी भी लापरवाह नहीं थी। डॉक्टर रंजना के सवाल पर मैं खामोश हो गई थी। मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने के लिए छत पर चली जाया करती थी। हमारे यहाँ का तो माहौल भी बहुत अच्छा था और मुझे अपने सारे पड़ोसियों पर भी बहुत भरोसा था। इसलिए मेरा कभी भी इस तरह की बातों पर ध्यान गया ही नहीं था। मेरी बात पर डॉक्टर रंजना ने कहा कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारी बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। डॉक्टर रंजना ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिखकर दी थीं और मैं अपनी बेटी को घर लेकर आ गई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को दवा देकर सुला दिया। शाम के 6 बज रहे थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरा भतीजा खड़ा हुआ था। मैंने उसे घर का राशन लाने के लिए भेजा था। वो अब काम पर भी जाने लगा था और अपने कमाए हुए पैसे मेरे हाथ पर लाकर रखता था। अपने भतीजे को देखकर मुझे सबसे पहला ख्याल अपनी बेटी का ही आया था और उसी टाइम मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी बेटी की मुजरिम बन गई हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा ही भतीजा है। आखिर इसके अलावा और कोई हो भी कैसे सकता है। मैंने इसे मासूम और लावारिस समझकर अपने घर में सहारा दिया था। मेरे फौरन उसके हाथ से सामान फेंक दिया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरी बेटी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। वो हैरान होकर मुझे देख रहा था। मैं दबी दबी आवाज में उससे सवाल कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मोहल्ले में मेरी बेटी की बदनामी हो। मेरे चीखने से उनको भी पता चल जाता। पहले ही क्लिनिक पर बैठी उस औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। जब सिर्फ मुझे एक औरत की बात बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, तो फिर मैं सारी दुनिया वालों की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अपने भतीजे का गिरेबान पकड़कर उसे घर के अंदर धकेल दिया और गुस्से में आकर अपने भतीजे को पकड़कर बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। मेरा भतीजा बार बार कह रहा था कि बुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। आप आखिर मुझे मेरी कौन सी गलती की सजा दे रही हो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कम से कम मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने क्या किया है। लेकिन मुझे अपने भतीजे पर किसी तरह का रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। मुझे 100% यकीन था कि मेरी बेटी का गुनहगार और उसका आरोपी यही था। उसको बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे लगा कि मेरा भतीजा भाग जाएगा, लेकिन वो भागा नहीं था, बल्कि वो तो वहीं पर बैठकर मुझे रोता हुआ देख रहा था। मुझसे अब अपने भतीजे को इस घर में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। मैंने उससे कहा कि निकल जाओ मेरे घर से और अब कभी दोबारा पलट कर मेरे पास नहीं आना। तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ अब आज से तुम्हारी बुआ भी तुम्हारे लिए मर गई है, और समझ लेना कि तुम भी अब मेरे लिए मर गए। इसीलिए दोबारा पलट कर हमारे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी बला से अब तुम कहीं भी जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं एक ऐसी औरत थी जिसके पास किसी भी मर्द का सहारा नहीं था। तभी तो मैंने उसे अपने घर में जगह दी थी, क्योंकि वो भी तो मेरा अपना ही था। मैं कमरे में आ गई जहाँ पर मेरी बेटी सो रही थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोचा कि मेरी बेटी का क्या होगा। ये समाज वाले मेरी बेटी को इस तरह से कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो पहले से ही मेरी बेटी लाचार है, दूसरा उस पर यह भी अत्याचार हो गया। आज से 4 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग गई थी। मैं अपनी बेटी के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी, क्योंकि मेरी बेटी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरे पति भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था।
उससे जो भी किराया आता था उसी से हम लोग अपना गुजारा किया करते थे, जो हम दोनों माँ बेटी के लिए काफी था। मेरे ससुराल में भी कोई भी नहीं था। मेरे पति के मरने के बाद तो हम बिल्कुल अकेले रह गए थे। अब तो मुझे सिर्फ मेरे मायके बालों का ही सहारा था। लेकिन भगवान ने मुझ पर ऐसी बिजली गिराई कि मेरे अपनों की गिनती में मेरे लिए कोई भी नहीं बचा था। मेरे माँ बाप तो जब मैं छोटी थी तभी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब मुझे मेरे बड़े भाई ने ही पाला था और फिर मेरे भाई भाभी का भी एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मैं अपने घर में अपनी 16 साल की बेटी के साथ ही रहती थी। मेरी जिंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी बेटी के अलावा मुझे कोई दूसरी औलाद भी नहीं हुई थी। मेरी बेटी 16 साल की हो गई और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बस मेरी बेटी के अंदर एक ही कमी थी कि वो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अपनी बेटी की इस बीमारी के लिए मैंने उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो पैदाइशी तौर पर ही ऐसी थी, इसलिए उसका इलाज होना नामुमकिन था। मेरा ससुराल गांव का था, लेकिन मेरा पति यहाँ शहर में नौकरी करता था, इसीलिए हम लोग यहीं पर रहते थे। मेरे सास ससुर बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरे पति उन्हें यहाँ से ही पैसे कमाकर भेजा करते थे। हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरा पति बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाता था। आधा हिस्सा अपने माता पिता को भेजता था और आधा हम लोगों के पास खर्च के लिए बचता था, जिसमें हम अपना गुजारा करते थे। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। जैसे मेरे सिर्फ एक बेटी थी, उसी तरह से मेरे भाई का सिर्फ एक बेटा ही था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। वो जवान था और फिर मेरे और भाई भाभी की 2 साल पहले मौत हो गई थी। मेरा भतीजा बहुत ही सीधा था और वो अब अपने घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। वो वहाँ पर बहुत ही परेशानी भरी जिंदगी गुजार रहा था। इसीलिए मुझे फिर यही लगा कि मैं उसे अपने साथ अपने घर में रख लेती हूँ। इससे मुझे भी सहारा हो जाएगा और उसे भी कुछ सहारा हो जाएगा। मेरा भतीजा अभी तक कोई कामकाज नहीं करता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे इकलौता होने की वजह से बहुत प्यार किया था और उनके इस लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ कर रख दिया था। वैसे तो उसके अंदर कोई भी बुरी हरकत नहीं थी, लेकिन वो बस सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। अब उस बेचारे को कोई खाना तक देने वाला अब नहीं बचा था। आस पड़ोस के लोग भी अब उसे कभी कभी ही खाना दे जाते थे, जो वो खा लेता था, वरना तो वो भूखा ही रहता था। मैंने भी सोचा कि मैं अपने भतीजे को यहीं बुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी आदमी का सहारा चाहिए था। मुझे भी अपने भतीजे की तकलीफ का एहसास होता था, क्योंकि जब हम खुद अकेले रहते हैं तो हमें कितना अकेलापन महसूस होता है। मैंने भी यही सोचा कि मेरा जवान भतीजा अकेला रहता है, उसको भी तो किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। फिर मैंने उसे अपने घर बुला लिया था। आज से 4 महीने पहले की बात है, जब वो मेरे घर आया था। उसका नाम रमन है। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि वो तो कुछ कमाता नहीं और मेरे घर का खर्चा तो सिर्फ किराए से ही चलता है। उसके आने से मेरी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ जाएगा। पर आजकल महंगाई की वजह से वैसे ही खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। सिर्फ हम दोनों माँ बेटी का ही गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोच लिया था कि चलो, मेरे लिए कोई एक सहारा बन जाएगा। उस दिन तपती कड़कती हुई धूप में मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर मेरा 20 साल का जवान भतीजा खड़ा हुआ था। वो मुझे देखते ही खुश हो गया और वो मेरी बेटी के लिए मिठाई लेकर आया था। वो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा था, इसलिए घर आते ही सबसे पहले मैंने उसे खाना खिलाया, क्योंकि दोपहर का टाइम था और उस टाइम हम लोग भी खाना खा रहे थे। मेरा भतीजा बहुत बेचैन होकर खाना खा रहा था। उस बेचारे को देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि लोग तो उसे बासी और रूखा सूखा खाना ही दिया करते थे। मेरे हाथ का टेस्टी और ताज़ा खाना खाकर वो बहुत खुश हो गया था और मेरे हाथ के खाने की बार बार तारीफें किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसने पेट भर खाना खाया है। वो बहुत कमज़ोर भी हो गया था। अपने भतीजे को घर में रखने से मेरा भी फायदा हुआ था कि मैं बार बार बाजार के चक्कर लगाती रहती थी। मुझे जब भी कोई सामान लाना होता था तो मैं अकेले ही बाजार जाकर सामान लेकर आती थी। ऊपर से मुझे अपनी बेटी की भी चिंता लगी रहती थी, क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी। मैं अपनी बेटी को दवा देकर सुला दिया करती थी और फिर घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर ही घर से बाहर निकलती थी।
मुझे बार बार अपनी बेटी की फिक्र सताती थी। अब मैंने सोच लिया था कि ये सारे काम मेरा भतीजा ही किया करेगा। मेरे भतीजे को घर में आए हुए 2 दिन हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मेरे हर काम में हाथ बटा रहा था। मेरे बिना कहे ही वो हर काम को कर दिया करता था। उसे भी लग रहा था कि कहीं मैं बुआ पर बोझ ना बन जाऊं, इसीलिए वो हर काम आगे बढ़कर कर रहा था, घर का भी और बाहर का भी। वो मेरे साथ घर की सफाई भी करवाया करता था और खाने में भी मेरा हाथ बटा दिया करता था। मुझे खुशी होती थी उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। वो बेचारा रात को बार बार उठकर घर के दरवाजे पर भी पहरा दिया करता था कि कहीं चोर वगैरह अंदर ना आ जाएं, क्योंकि रात को मैं सोने जाती तो इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती थी कि कहीं कोई हमारे घर में घुस ना आए। लेकिन जब से मेरा भतीजा घर में आया था, मैं अब सुकून की नींद ले रही थी। लेकिन मैं इस तरह से अपने भतीजे पर इतनी जल्दी भरोसा भी तो नहीं कर सकती थी। लेकिन पता नहीं जाने क्यों मुझे अपने भतीजे को देखते ही उस पर भरोसा हो गया था। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे ही भाई का खून था। वो बुआ बुआ कहता हुआ बार बार मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मेरे घर में एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी। मैंने उसको वहीं पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी जवान बेटी मेरे साथ लेटती थी। मैं उसे अपने कमरे में तो नहीं सुला सकती थी, और ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने किराए पर दिया हुआ था। उसमें किराएदार रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में जाने का रास्ता भी अलग था, इसीलिए नीचे से मैं दरवाज़ा बंद रखती थी। मेरे घर में जो किराएदार रहते थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपका भतीजा मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठ जाया करे तो मैं उसे पैसे दे दिया करूँगा। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने भतीजे से इस बारे में बात करके बताऊंगी। मेरा भतीजा जब सब्जी लेकर आएगा तो मैंने उसे इस बारे में बताया। वो इस काम के लिए फौरन ही राजी हो गया था, क्योंकि उसे भी पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे भतीजे ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वहाँ से उसे 14,000 रुपये महीने के मिलने लगे थे। मेरे लिए वो 14,000 रुपये काफ़ी थे, क्योंकि मेरा भतीजा अपने सारे के सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दिया करता था। मुझे उन पैसों से भी काफ़ी सहारा मिला था। मेरे भतीजे के घर आने के बाद से मुझे बहुत आसानी हो गई थी। फिर 14,000 रुपये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। उसके होते हुए मुझे सेफ्टी का भी एहसास हो रहा था। अगर इस सेफ्टी के मुझे 14,000 महीना मिल रहे थे, तो इससे मेरे घर में भरपूर राशन भर जाता था, और बाकी का खर्चा मैं किराए के पैसे से उठा लिया करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 14,000 से मैं सेफ्टी ही नहीं, बल्कि उम्र भर की बदनामी और बेइज्जती भी खरीद रही हूँ। क्योंकि जब से मेरा भतीजा आया था, मेरी बेटी अपने पेट में बार बार दर्द बता रही थी। मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत परेशान थी। 1-2 बार तो मैंने उसे छोटे डॉक्टर से दवाई दिलवा दी थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पती थी। इसीलिए मैंने उसे एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड बताया, लेकिन वहां पर बैठी औरत ने मुझे जो बात बोली उसे सुनकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाऊं। इसीलिए मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वापस लेकर घर आ गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर उसका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास ले गई थी। उसके बाद जो मुझे डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, और मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं घर आई तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मेरे भतीजे की हालत भी बहुत बुरी थी, क्योंकि मैंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था, लेकिन उस बेचारे ने उफ तक नहीं किया था। मेरी पिटाई को वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। थोड़ी देर के बाद ही मेरी किराएदार हमारे घर पर आ गई थी, क्योंकि वो मेरे पास फ्री टाइम में बातें करने के लिए आ जाया करती थी। उनका नाम सुनीता था। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझसे मेरी हालत की वजह पूछी। मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ये बोझ कम करना चाहती थी। इसीलिए मैंने सारा मामला सुनीता भाभी को बता दिया था। सुनीता भाभी ने मुझे एडवाइस दी कि मैं अपने भतीजे को पुलिस के हवाले कर दूं, वरना उसने आज ये पहला जुर्म किया है। इसके बाद तो वो आगे न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो दूसरों की जिंदगी भी खराब कर सकता है। सुनीता भाभी ने मेरी हिम्मत बांध दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने सुनीता भाभी से कहा कि मुझे अपनी बदनामी का बहुत डर है। ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, फिर तो ये मीडिया तक भी जाएगी। मेरी बात सुनकर सुनीता भाभी ने कहा कि मेरे जीजाजी पुलिस में हैं,
मैं खामोशी से उनसे बात कर लेती हूँ। तुम्हारी बेटी का कोई नाम नहीं आएगा। वो खामोशी से ही सारा काम कर लेंगे। बस तुम अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट्स को पुलिस को दिखा देना, ताकि पता चल सके कि इस लड़के ने क्या किया है। रिपोर्ट्स की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं दे सकती। मैंने कहा कि मुझे पता है ये हरकत इसी की ही है, इसके अलावा और कोई हो भी तो नहीं सकता। मैंने पूरे यकीन के साथ ये बात सुनीता भाभी को बताई थी। सुनीता भाभी ने मेरी मदद की और ये बात चोरी चुपके फोन करके अपने जीजा जी को बता दी। सुनीता भाभी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो बिल्कुल सही कह रही थी। अगर ऐसे लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए तो ये लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर इतनी सी उम्र में वो इतना बड़ा जुर्म कर सकता है तो आगे चलकर क्या करेगा, और फिर वो कितना बड़ा मुजरिम बन सकता है। मैं सारी रात सुनीता भाभी की बात सोचती रही थी। उनके जीजा जी ने सारी बात संभाल ली थी। अगले दिन उनके जीजा जी 2 ऑफिसर्स के साथ बिना वर्दी के ही हमारे घर पर आ गए थे। पुलिस वाले मेरे भतीजे को पकड़कर ले गए थे। हालांकि वो बार बार अपनी रोती हुई नजरों से मुझे देख रहा था और कह रहा था कि बुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने जिस दिन उसको मारा था उस दिन से वो घर से बाहर नहीं निकला था। वो अपनी बैठक से ही बाहर नहीं निकला था। मैंने उसे कहा था कि जब तुम्हें काम पर जाना हो तभी तुम इस बैठक से बाहर आना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें खुद ही कमरे के अंदर देने आऊंगी। तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे भाई का बेटा ऐसा भी निकल सकता है, जबकि मेरे भाई भाभी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन ना जाने कैसे वो अपने सारे संस्कारों को भूल चुका था। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी तो वो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन मुझे उसकी बात पर अब विश्वास ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। मेरा भतीजा, जिसको मैंने तरस खाकर अपने घर में जगह दी थी, लेकिन अब मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। मैंने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन पुलिस वालों ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं वहां गई तो पुलिस ने मुझे बताया कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, पर यह लड़का कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं और ना ही ये अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार है। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जुर्म खुद से कबूल कर ले, और इसीलिए उसे बहुत सख्त सजा भी दी जा रही है। जेल में होने पर भी मुझे बिल्कुल भी अपने भतीजे पर अब तरस नहीं आ रहा था। मैंने पुलिस वालों से कहा कि उससे और ज़्यादा पूछने की कोशिश करें ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरी बेटी की तबीयत संभल गई थी। मैं उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन इस बार डॉक्टर रंजना के पास लेकर नहीं गई थी, क्योंकि उनके पास मेरी जान पहचान वाली कुछ औरतें मुझे मिल गई थीं और हमारे पड़ोस के काफ़ी लोग डॉक्टर रंजना के पास ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते थे। तो मैं अपनी बेटी को लेकर टैक्सी में बैठकर दूर के अस्पताल में आ गई थी। अस्पताल मेरे घर से बहुत दूर था। उसका एड्रेस भी मुझे सुनीता भाभी ने ही बताया था। मुझे अब जो भी करना था बहुत जल्दी करना था और बहुत खामोशी से करना था, क्योंकि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा लीक नहीं कर सकती थी। अगर ज़्यादा दिन हो जाते तो ये बात खुद ब खुद लोगों के सामने आ जानी थी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था। वो बेचारी मुझे अपनी परेशानी के बारे में मुंह से बता भी नहीं सकती थी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम और सीधी थी। मैंने उससे इस बारे में पूछने की कोशिश भी की थी, तब भी वो मुझे कुछ नहीं बता पाई थी और मासूमियत से मुझे देखे जा रही थी। इस दूसरी डॉक्टर का नाम नम्रता है, जो ज़्यादा पैसे लेकर हर काम खामोशी से कर देती है। ज़्यादा पैसों का सुनकर मैंने अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। मेरे पास अब 80,000 रुपये तक आ गए थे, जिसे मैंने बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया था। मैंने अपने पर्स को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा खजाना हो। इसमें खजाना तो नहीं था, लेकिन 80,000 की रकम तो बहुत ज़रूरी थी। मैं जहाँ भी जाती थी सर पर पल्लू रखे बिना ही जाती थी। आज मैंने अपने सर पर पल्लू रख लिया था और चेहरे पर मास्क भी लगा लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मैंने अपनी बेटी का भी चेहरा छुपा दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने चेहरे को इस तरह से छुपाना भी पड़ेगा। हालांकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन शायद मेरा कसूर ये था
कि मैंने अपने भतीजे पर भरोसा किया था, जिसने मेरा भरोसा जीत कर मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया था। मैं अपनी बेटी को अंदर ले गई। मेरी मासूम बेटी समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्यों बार बार उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। उसकी नज़रों के सवाल मेरे दिल में चुभ रहे थे और मैं उसे बार बार समझा रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं उससे और ज़्यादा सवाल पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से आइडिया हो गया था कि मेरी बेटी के साथ जिसने ये हरकत की है वो उसके होश व हवास में नहीं की गई है। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया गया उसे बेहोश करके किया गया है, वरना मुझे मेरी बेटी कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करती। न जाने कब और कैसे मेरे भतीजे ने मेरी बेटी का फ़ायदा उठा लिया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं उस डॉक्टर के पास गई और उन्हें सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर को यकीन नहीं आया। वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने मेरी बेटी का चेकअप किया और कहा कि मुझे तो ऐसी कोई भी बात नहीं लग रही है। उन्होंने मेरी बेटी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो मेरे ऊपर एक और धमाका फूट गया था। उन्होंने बताया कि ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो गलत है। डॉक्टर रंजना ने जो कुछ भी बताया वो ठीक नहीं है। मेरी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा सूजन बनती जा रही है। इस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है और ऐसा सिर्फ ज़्यादा तला भुना खाना खाने की वजह से हो रहा है। मैंने डॉक्टर से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर रंजना ने ही तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद मुझसे कहा था कि मेरी बेटी के पेट में बच्चा है, वो भी 1 महीने का। डॉक्टर नम्रता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी अल्ट्रासाउंड करते समय उसकी मशीन गलत रिपोर्ट दे देती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे केस होते हुए देखे हैं। जब अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होती है तो ऐसी रिपोर्ट देने लगती है। डॉक्टर नम्रता ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार डॉक्टर हूँ। दूर दूर से लोग मेरे पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए फिर भी उन्होंने दोबारा से मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड करवाया था। मेरी बेटी के पेट में सूजन के अलावा कुछ भी नहीं आया था। वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात का यकीन करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और घर वापस आ गई थी। भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि डॉक्टर नम्रता जो भी कह रही हैं वही सब कुछ सच हो। अगले दिन मैं फिर से डॉक्टर रंजना के पास गई तो देखा कि उनके क्लिनिक में बहुत हलचल मची थी और डॉक्टर रंजना अपने क्लिनिक पर भी नहीं थी। वहाँ हंगामा मचा हुआ था। न जाने वहाँ भीड़ भाड़ किस बात की थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर रंजना के अल्ट्रासाउंड की मशीन काफ़ी दिनों से खराब थी और गलत रिपोर्ट दे रही थी। इस क्लिनिक में लोग गलत रिपोर्ट लेकर आए और हंगामा कर रहे हैं। जिन लोगों को गलत रिपोर्ट मिली है वो लोग डॉक्टर रंजना को अरेस्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नर्स की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो इसका मतलब ये सच था कि डॉक्टर नम्रता सच कह रही थी, मतलब कि मेरी बेटी की भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था। मैं बहुत खुश थी। मेरी बेटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गई थी। मैं घर वापस आ गई तो मेरी बेटी घर आते ही सो गई थी। मुझे उसे देखकर सुकून मिला था। फिर मुझे अपने भतीजे का ख्याल आया था, जिस पर मैंने इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया था। अपने भतीजे का ख्याल आते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। पुलिस वालों ने मार मार कर उस बेचारे की ना जाने कैसी हालत कर दी होगी। वो बेचारा अब तक तो बेहाल हो गया होगा। मैंने जल्दी से सुनीता भाभी को अपने पास बुलाया और पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर सुनीता भाभी को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पहले तुम्हें अपनी बेटी का कहीं और चेकअप करवाना चाहिए था, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना था। उन्होंने कहा कि तुम्हें आइडिया भी है कि पुलिस वालों ने सच उगलवाने के लिए उसका मार मार कर कितना बुरा हाल कर दिया होगा। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन गई। वहां जाकर मैंने उनको अल्ट्रासाउंड की नई वाली रिपोर्ट दिखाई थी। उस बेचारी की सच्चाई साबित हो गई थी। उसका कोई कसूर नहीं था। उस बेचारे ने पहले भी इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना किया था। वो मेरे पास आकर मेरा सहारा बनना चाहता था, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कम से कम मुझे 1-2 डॉक्टर से और कंफर्म करना चाहिए था।
एक ही डॉक्टर की बातों में आकर मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। सुनीता भाभी तो मुझसे नाराज हो गई थी और इसीलिए वो मेरे साथ पुलिस स्टेशन भी नहीं आई थी। मैंने जल्दी से अपने भतीजे को जेल से निकलवाया। पुलिस वालों ने भी मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा किया था। मैं सब लोगों के सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी और इज्जत के साथ उसे घर ले आई थी। मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया था और उसे पूरी बात बताई थी। दरअसल मुझे डॉक्टर ने बताया कि बेटी के पेट में 1 महीने का बच्चा पल रहा है और किसी ने उसके साथ हरकत की है। मेरी बेटी कुंवारी थी। मेरी बेटी पहले से ही लाचार थी। ऊपर से उसके साथ ये सब कुछ हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे इस बात की हैरानी थी कि मेरे भतीजे ने मुझे बड़ी आसानी से माफ कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसका दिल इतना नरम है कि उसने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया, जबकि ये बात बहुत बड़ी थी। उसकी जगह अगर कोई और होता तो मुझे कभी भी माफ नहीं करता, लेकिन उसने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, बुआ, मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता। आपने मेरे साथ जो किया वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकता है। आपकी जवान बेटी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने उसे घर छोड़कर जाने नहीं दिया। उससे बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उससे कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, चाहो तो मुझे पैसे भी मत दो, लेकिन मेरा घर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि फिर से तुम्हारे लावारिस होने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। पहले ही मुझे जेल वाले हादसे पर काफी अफसोस हो रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी, शारीरिक और मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन मेरे भतीजे ने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो मेरा घर छोड़कर चला गया था। मैं उसके जाने के बाद सारी रात रोती रही थी। फिर मैं डॉक्टर रंजना के पास गई, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी भी गलती है और उनकी गलती की वजह से ही इतना सब कुछ हो गया। डॉक्टर रंजना ने कहा कि उन्होंने जिस लड़की को अल्ट्रासाउंड करने के लिए रखा था, उसने मुझे बताया ही नहीं कि मशीन खराब है। उसने अपना नुकसान छुपाने के लिए मुझे मशीन की खराबी के बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे पेशेंट्स के साथ भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें बच्चे की धड़कन महसूस हुई थी, लेकिन ये सब कुछ मशीन की खराबी की वजह से था। मैं उनके क्लिनिक से वापस आ गई। कुछ दिन इस तरह से गुजर गए थे। उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी। मैं अपने भतीजे के घर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसी तरह से मुझे मेरी गलती की माफ़ी मिल सकती थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी कि वो बेचारा कहाँ होगा और इस अनजान शहर में कैसे खा पी रहा होगा। उसके लिए तो ये शहर अनजान ही था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी, लेकिन भगवान ने एक दिन मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा भतीजा खुद ही हमारे घर पर आ गया। अब की बार मैंने फैसला किया था कि मैं उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करूंगी। इस हादसे को अब 10 साल गुजर गए हैं। मैंने अपने भतीजे की शादी कर दी है। मेरे भतीजे ने अपनी मेहनत से हम लोगों का काफ़ी भला किया। वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। और तो और मेरी बेटी की भी शादी एक ना बोलने वाले लड़के के साथ ही हो गई है। वो लड़का अच्छा कमाता है। मेरी बेटी वहाँ पर बहुत खुश है। मेरा भतीजा बहुत अच्छा इंसान है और भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। मेरे भतीजे को बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो उसके हर सुख दुख में साथ देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।